मेरी पत्नी लिन और मैं पिछले 6 साल से साथ हैं और हमारी शादी को अभी 11 महीने हुए हैं। हमारा रिश्ता हमेशा बिल्कुल सामान्य रहा है और मैंने कभी भी उसमें कोई अजीब हरकत या कोई रेड फ्लैग नहीं देखा। मैं जितना भी कहूँ कम है कि जो कुछ हुआ वो उसके स्वभाव से बिल्कुल उल्टा था। लिन बहुत ही दयालु, समझदार और सोच समझकर काम करने वाली इंसान है। वो हमेशा से ऐसी रही है जो बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ती। बचपना करना या मुझे डराने की कोशिश करना, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो वो आम तौर पर करती हो। उसे तो हॉरर फिल्में देखना भी पसंद नहीं है। जब हमने डेट करना शुरू किया था तो उसने मेरे साथ द शाइनिंग देखने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि उसे पता था कि मुझे हॉरर कितना पसंद है। लेकिन वो इतनी डर गई कि आधी फिल्म भी नहीं देख पाई और हमें उसे बीच में ही बंद करना पड़ा। उसे किसी भी तरह की डरावनी या क्रीपी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने कभी किसी पर कोई प्रैंक भी नहीं किया। लेकिन यही बात इस पूरे मामले को अजीब बना रही थी क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं था। मुझे ये भी बता देना चाहिए कि उसे कभी किसी तरह की मानसिक समस्या नहीं रही और जहाँ तक मुझे पता है उसके परिवार में भी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि लोग अपनी मानसिक परेशानियां छिपा लेते हैं, लेकिन 6 साल साथ रहने के बाद मुझे लगता है कि मुझे कम से कम कोई ना कोई संकेत तो दिख ही जाता। करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं काम पर जाने से पहले किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। उस सुबह मुझे थोड़ी देर हो गई थी और मुझे पता था कि मैं अपनी रोज़ की कॉफ़ी के लिए डंकिन डोनट्स नहीं जा पाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी कॉरिडोर से होकर मेन दरवाजे की तरफ जा रहा था और मैंने कॉफ़ी का घूंट लिया ही था कि तभी मैंने देखा मेरे आगे एक दीवार के पीछे से लिन मुझे झांक कर देख रही थी। मुझे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और उसके लंबे काले बालों की एक लट दीवार के साथ लटक रही थी। उसका बाकी पूरा शरीर कोने के पीछे छिपा हुआ था। उसे देखते ही मेरा कॉफ़ी का कप लगभग गिर ही गया था और मेरे होंठ बुरी तरह जल गए थे। अरे यार लिन, मैंने अपनी पैंट से कॉफ़ी की कुछ बूंदें पोंछते हुए कहा, तुमने तो सच में मुझे डरा ही दिया। वो तुरंत ऐसे गायब हो गई जैसे कोई बच्चा शरारत करते पकड़ा गया हो। मुझे उसके तेज कदमों की आवाज़ लिविंग रूम की तरफ जाती हुई सुनाई दी और जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा वो मुझे कहीं नहीं दिखी। ये सच में बहुत अजीब था और जैसा मैंने कहा उसके स्वभाव से बिल्कुल उल्टा भी। लेकिन मुझे थोड़ा मज़ेदार भी लगा कि वो इस तरह थोड़ा खेल खेल में और कम गंभीर होकर बर्ताव कर रही थी। मैंने जोर से कहा कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसे मजाक में पागल भी कहा। जैसे ही मैंने पीछे से दरवाज़ा बंद किया मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी पादरी को बुलाना पड़े। लंच तक आते आते मैं उस बात को भूल चुका था और जब मैं घर लौटा तो वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल थी। मैंने भी उस बारे में कुछ नहीं कहा और उसने भी नहीं कहा और जिंदगी वैसे ही चलती रही। अगली घटना 3 दिन बाद हुई। रात के करीब 2 बजे थे और मैं पानी पीने के लिए उठा था। मैं किचन काउंटर के पास खड़ा था, हाथ में ऑरेंज जूस का जग था। तभी अचानक मुझे बहुत तेज एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने नीचे फर्श की तरफ देखा और वहां मेरी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे घूरते हुए दिखा। वो काउंटर के दूसरी तरफ से झांक रही थी, अपनी बड़ी बड़ी झपकती आंखों से मुझे ऊपर देखकर मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह चौड़ी मुस्कान के साथ। मैं चीख पड़ा। हाँ, मैं ये मानता हूं, गुस्से से नहीं बल्कि डर की वजह से। उस पल किसी वजह से मैं सच में डर गया था। मेरी चीख सुनते ही लिन तुरंत पीछे की तरफ सरकती हुई मेरी नज़र से बाहर चली गई और उसके हाथ पैर टाइल वाले फर्श पर थप-थप की आवाज़ करते हुए और चारों हाथ पैरों के बल रेंगते हुए किचन से बाहर निकल गई। मैं उसके पीछे नहीं भागा और ना ही उसे आवाज़ दी। मैं वहीं खड़ा रह गया, सदमे में जड़ हो गया और सोच रहा था कि आखिर उसे ऐसा करने का आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया। ऊपर वापस जाने में मुझे जितना समय लगा
उतना मैं मानना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन आखिरकार मैं ऊपर चला गया। जब मैं हमारे बेडरूम में पहुंचा, लिन करवट लेकर सो रही थी, या कम से कम सोने का नाटक कर रही थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसों को देखता रहा, ये पक्का करने के लिए कि वो सच में सो रही है। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं बिस्तर में जाऊंगा, वो अचानक मुझ पर कूद पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिस्तर में लेट गया और वो जरा भी नहीं हिली। उसकी सांसें धीमी और गहरी थी, और अब मुझे लगने लगा था कि शायद ये सब मैंने सपने में देखा था। अगली सुबह मैं उसके कॉफी के लिए नीचे आने का इंतजार करता रहा, और जब मैंने उसे कॉफी का कप दिया और उसके गाल पर हल्का सा किस किया, तब मैंने तय किया कि उससे इस बारे में पूछूंगा। लिन, कल रात वो सब क्या था? मैंने हल्के अंदाज में पूछा, ताकि उसे बुरा ना लगे या शर्मिंदा ना महसूस हो। वो कॉफी के कप के ऊपर से भौहें चढ़ाकर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा हो कि मैं किस बात की बात कर रहा हूं। तुम फिर से मुझे झांक कर देख रही थी, वहां से। मैंने किचन काउंटर के पास फर्श की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने मेरी नजर का पीछा करते हुए वहां देखा, और फिर जब उसने मेरी तरफ वापस देखा तो जोर से हंस पड़ी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि मुझे भी उसके साथ हंसी आ गई। कभी कभी तुम सच में मुझे डरा देती हो, वो खिलखिलाई, कप काउंटर पर रखा और मेरी गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें डाल दी। तुम भी तो मुझे हर वक्त डराते रहते हो, तो हिसाब बराबर हुआ, उसने मजाक में कहा। फिर हमने एक दूसरे को अलविदा कहा और काम के लिए निकल गए। ड्राइव करते हुए मैं बार बार यही सोच रहा था कि काउंटर के पीछे से उसका इस तरह मुस्कुराते हुए मुझे देखना कितना डरावना था। और जब वो रेंगते हुए दूर जा रही थी, तब उसके हाथों की फर्श पर पड़ती वो आवाज कितनी भयानक थी। मैं खुद को समझा रहा था कि वो बस मजाक कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं उससे डरता था, लेकिन फिर भी ये बात मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रही थी। मैं उसे बार बार मुझे झांक कर देखते हुए पकड़ने लगा। कभी वो सोफे के पीछे से झांकती मिलती, तो कभी लिविंग रूम के पर्दों के पीछे से। एक बार तो वो अपनी दादी के पुराने ट्रंक के अंदर भी छिप गई, जो हमारे बेड के पैरों की तरफ रखा रहता है। शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि वो अंदर है, अगर उस ट्रंक की पुरानी कुंडियां चरमराकर उसकी पोल न खोल देती। उसने ढक्कन को बस इतना सा खुला हुआ रखा था कि उसके चेहरे का आधा हिस्सा ही बाहर झांक रहा था। वो बिल्कुल किसी उत्साहित छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये सच में बेचैन कर देने वाला था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूं। मैं बस उसे घूरता रह गया। आखिरकार जब मेरी आवाज निकली, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे ढक्कन बंद कर दिया और खुद को फिर से ट्रंक के अंदर बंद कर लिया। अंदर से बहुत असहज महसूस करते हुए मैं बस वहां से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ये साफ था कि उसे इसमें मजा आ रहा था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो इस खेल से जल्दी ऊब जाए। अगले 2 हफ्तों तक लिन ने मुझे फिर कभी झांक कर नहीं देखा। मुझे लगा कि उसका ये मजाक खत्म हो गया है, और सच कहूं तो मुझे राहत मिली। एक रात हम नेटफ्लिक्स पर कोई शो देख रहे थे, और मैंने मजाक में कहा कि मैंने उसे काफी समय से मुझे झांकते हुए नहीं देखा। लगता है उसने अपना जासूसी वाला खेल छोड़ दिया है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, शायद मैं इसमें अब और अच्छी हो गई हूं। अब तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं तुम्हें रोज झांक कर देखती हूं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में यही सोचता रहा कि क्या वो सच में मजाक कर रही थी या सच बोल रही थी। अगले कुछ दिनों तक मैं उसकी उस बात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। क्या वो अब भी मुझे तब झांक कर देखती थी जब मैं ध्यान नहीं देता और मुझे बस पता नहीं चल रहा था? और अगर ऐसा था, तो आखिर उसे इससे मिल क्या रहा था? मैं थोड़ा थोड़ा पैरानॉइड होने लगा। हर समय ये देखने लगा कि कहीं वो किसी कोने से या किसी दरवाजे के पीछे से मुझे देख तो नहीं रही।
जब भी मैं घर पर होता और वो मेरी नज़र के सामने नहीं होती तो मैं अचानक चौंक जाता। मुझे खुद ही बेवकूफ़ी और थोड़ा पागलपन जैसा लगने लगा था। लेकिन कुछ हफ्ते बिना किसी और घटना के गुजर गए तो मैं धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगा। मैंने फर्नीचर और दीवारों के पीछे देखना बंद कर दिया और खुद से कहा यह बस एक बेकार मजाक था। लेकिन फिर कुछ दिन पहले चीज़ें अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गईं। लिन अपने एक दोस्त के घर गई हुई थी और मैं सोफे पर आराम से बैठकर लैपटॉप पर कुछ गेम खेल रहा था। करीब रात के 9 बजे मैं शावर लेने चला गया और जब मैं अपने बालों को धो रहा था तभी मुझे वही डरावना एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया। लिन शावर के पर्दे के पीछे से झांक रही थी। उसका पूरा सर शावर के अंदर था और शरीर बाहर था। उसके लंबे काले बाल पर्दे से चिपके हुए थे और उनके सिरों से पानी टपक रहा था। उसका मुंह एक डरावनी मुस्कान में खुला हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी और लाल थीं, जैसे उसने काफी देर से पलक ही ना झपकी हो। मैं चीख पड़ा और पीछे दीवार से टकराते हुए हट गया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली और उसकी मुस्कान भी वैसी ही बनी रही। उसका मेकअप गालों पर 2 काली धारियों की तरह बह रहा था। वो अजीब तरह से खुश और पूरी तरह पागल सी लग रही थी। मैं सच में बुरी तरह डर गया था। हम बिना एक शब्द बोले कुछ पल ऐसे ही खड़े रहे। आखिरकार उसने धीरे धीरे अपना सर शावर से बाहर खींच लिया और मैं पर्दे के उस पार उसकी धुंधली परछाई को देखता रहा जब वो पीछे हटते हुए बाथरूम के दरवाजे की तरफ जा रही थी। 1 सेकंड बाद बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ, इतना जोर से कि आईना तक हिल गया। मैं फिर से चीखा और तुरंत शावर से निकलकर दरवाजा लॉक कर दिया। मैं 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक बाथरूम के अंदर ही रहा। शायद आप में से कुछ लोगों को लगे कि मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दी, लेकिन मजाक हो या ना हो, मैं अब ये पागलपन और नहीं झेलने वाला था। मैं यही बात खुद से कहता रहा जब मैं बाथरूम में इधर उधर टहल रहा था और हर कुछ मिनट में दरवाजे के पास रुककर सुनता था। अचानक मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और मैंने अपना कान दरवाजे से लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की। मुझे अचानक बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे अपने ही घर में डराया गया और 1 घंटे तक बाथरूम में छिपकर रहना पड़ा। और आखिर किस लिए? किसी मजाक के लिए? अगर ये मजाक था तो बहुत ही घटिया मजाक था। ये क्या बकवास है लिन, मैं चिल्लाया। ये सब अब बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हो गया है। मैं इंतजार करता रहा कि वो माफी मांगेगी या मुझे ही उल्टा डांटेगी, लेकिन उसकी जगह मुझे एक बहुत हल्की सी कराह सुनाई दी, इतनी हल्की कि मुझे खुद शक हुआ कि मैंने सच में सुना भी या नहीं। और फिर पूरी खामोशी छा गई। लिन, मैंने आवाज दी और मेरी आवाज का कांपना मैं खुद भी छिपा नहीं पाया। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, बस मेरी अपनी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। भगवान की कसम लिन, अब बस करो, मैं चिल्लाया और दरवाजे पर मुक्का मारा। मैं इंतजार करता रहा कि वो मुझे डांटेगी, क्योंकि मैंने पहले कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। मैं उस पर पहले कभी नहीं चिल्लाया था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं हुआ। बस शावर से कभी कभी टपकते पानी की आवाज आती रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं डरा नहीं था। मैं इतना डर गया था कि दरवाजा खोलकर अपनी ही पत्नी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने करीब 30 मिनट और इंतजार किया, और जब आप डरे हुए होते हैं तो वो समय बहुत ज्यादा लंबा लगता है। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं पूरी रात बाथरूम में छिपकर नहीं बिताऊंगा। इसलिए मैं घुटनों के बल नीचे बैठा और दरवाजे के नीचे से बाहर झांका। मुझे लगभग उम्मीद थी कि उसका चेहरा भी मुझे नीचे से झांकता दिखेगा, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे सीधे हॉलवे के पार सीढ़ियों के ऊपर तक साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन लिन कहीं नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात से खुश होना चाहिए या डरना चाहिए।
मैं कुछ मिनट तक देखता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि उसका सर सीढ़ियों के ऊपर से अचानक दिखेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खड़ा हो गया। मेरा हाथ दरवाजे के ऊपर ही ठहरा हुआ था और मैं खुद को मानसिक रूप से उसे खोलने के लिए तैयार कर रहा था। मैंने कांपती उंगलियों से धीरे धीरे लॉक घुमाया और जैसे ही उसे झटके से खोलने वाला था, तभी मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरा जी मिचलाने लगता है। वो एक करहा थी, पहले से ज्यादा तेज, लेकिन इस बार मुझे साफ समझ आ गया कि वो आवाज कहां से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे, जैसे स्लो मोशन में, अपना सर अलमारी के दरवाजे की तरफ घुमाया और वहां मैंने अपनी पत्नी को देखा, जो दरवाजे के छोटे से गैप से मुझे झांक कर देख रही थी। उसकी आंखें पहले की तरह ही चौड़ी थी और उसका मुंह एक भयानक, अजीब सी खुली मुस्कान में फैला हुआ था, वैसी मुस्कान जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं चीखा भी नहीं, मैं इतना डर चुका था कि चीखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसके हाथ उसके सीने से चिपके हुए थे और उसका पूरा शरीर खुशी से कांप रहा था, जैसे वो अपनी एक्साइटमेंट को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही हो। उसके गले से एक छोटी सी कर्कश कराह निकली, भारी और कच्ची सी, जिसने मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा दी। किसी तरह मुझ में हिम्मत आई और मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। फिर जितनी तेज भाग सकता था सीढ़ियों से नीचे भागा, लिविंग रूम की टेबल से अपनी चाबियां और फ़ोन उठाए और सीधे बाहर अपनी कार तक भाग गया। मुझे अपने पीछे उसकी तीखी हंसी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो मेरे करीब आती हुई नहीं लगी। मैंने सामने का दरवाज़ा बंद करने की भी परवाह नहीं की। मैं घर से उतनी तेज गाड़ी चलाकर निकला जितनी शायद कानूनी तौर पर नहीं चलानी चाहिए थी, और पूरे रास्ते कांपता रहा, शायद डर से, शायद ठंड से, शायद दोनों से। मैंने ना तो कोट उठाया था, ना ही जूते पहने थे। मैं अभी भी सिर्फ बॉक्सर पहने हुए था और मेरे बाल अभी भी गीले थे। मैं सीधे अपने भाई क्रिस के घर चला गया, जो करीब 40 मिनट दूर था, और रास्ते में आने वाली हर कॉल और हर मैसेज को नज़रअंदाज करता रहा। मैंने अपना फ़ोन तब तक नहीं देखा जब तक मैं सुरक्षित अपने भाई के घर के ड्राइववे में नहीं पहुंच गया। लिन ने मुझे 4 बार कॉल किया था और कई मैसेज भी भेजे थे, जिनमें वो पूछ रही थी कि मैं कहाँ चला गया और मैं ऐसे क्यों चला गया। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। उसकी इतनी सामान्य प्रतिक्रिया पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा भाई और उसकी पत्नी मुझे देखकर हैरान रह गए, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ बॉक्सर पहने हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जितना चाहूं उतने समय तक उनके साथ रह सकता हूं। क्रिस ने मुझे अपने कुछ कपड़े दिए और पूछा कि क्या हुआ था। मैंने उसे बस इतना बताया कि लिन और मेरी लड़ाई हो गई थी, लेकिन मैंने कोई बात डिटेल में नहीं बताई। मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे मैं एक मजाक की वजह से अपनी पत्नी को छोड़कर भाग आया था, भले ही वो मजाक अजीब ही क्यों ना हो। आखिर मैंने ही तो अपनी पत्नी को सालों से कहा था कि वो थोड़ा चिल रहे, हर समय इतनी सीरियस ना रहे। मैं चाहता था कि वो थोड़ा रिलैक्स हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब बिल्कुल नहीं था। मैंने उनके सोफे पर सोने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे अलमारी के अंदर से लिन का चेहरा मुझे घूरते हुए दिखाई देता। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी कि वो पूरे समय बाथरूम के अंदर ही थी। असल में वो बाथरूम से गई ही नहीं थी। उसने बस चुपचाप अलमारी में घुसकर बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद किया, ताकि मुझे लगे कि वो बाहर चली गई है। घर जाने का ख्याल ही मुझे घबराहट देने लगा। मैं करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। आखिरकार क्रिस ने मुझे एक स्लीपिंग पिल दी और तब जाकर मुझे थोड़ी नींद आई, लेकिन मेरी नींद भयानक सपनों से भरी हुई थी। हर सपने में बस लिन का वही मुस्कुराता चेहरा था। मैं तब जागा जब सूरज निकलना शुरू ही हुआ था। सोफे पर सोने की वजह से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था और मैं पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि किसी न किसी समय मुझे लिन को कॉल करना ही पड़ेगा।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूं। मैं तब तक घर वापस नहीं जाने वाला था जब तक वो वादा ना करे कि वो फिर कभी ऐसी डरावनी हरकतें नहीं करेगी। मुझे बस अपनी पत्नी वापस चाहिए थी। उसका नॉर्मल गंभीर स्वभाव मुझे अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सोच ही रहा था कि उसे कॉल करके ये सब कह दूं। तभी मुझे फिर वही जाना पहचाना एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा था। उस वक्त मैं छत की तरफ देख रहा था और मेरा दिल गले तक धड़क रहा था। मैं नजर हटाना नहीं चाहता था, लेकिन जितनी देर मैं उस एहसास को नजरअंदाज करता रहा वो उतना ही ज्यादा डरावना होता गया। आखिरकार मेरी आंखें खुद ब खुद छत से हट गईं। सोफे के पास वाली खिड़की पर उसका चेहरा चिपका हुआ था और वो उसी भयानक खुली मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी। उसके होठों से लार टपक रही थी जो कांच पर दो लंबी लकीरों की तरह नीचे बह रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो वहां कब से खड़ी थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वो काफी देर से वहां थी, शायद पूरी रात वहीं खड़ी थी। मैंने चीखने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि उस पल मेरा गुस्सा मेरे डर से भी ज्यादा था। मैं सोफे से उछलकर उठा और कांच पर जोर से अपना हाथ मारा। लिन, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? अभी के अभी घर जाओ। मैं चिल्लाया, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली और उसके चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन भी नहीं बदले। अगर कुछ बदला तो बस उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, जैसे वो पहले से भी ज्यादा खुश हो। मुझे ऊपर क्रिस और उसकी पत्नी की हलचल सुनाई देने लगी। जैसे ही लिन ने भी उन्हें सुन लिया, उसका सर हल्का सा उनकी दिशा में झटका और उसने धीरे धीरे अपना मुंह बंद करना शुरू कर दिया। ऊपर से क्रिस ने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज में साफ चिंता थी। मैंने मुड़कर देखा, क्रिस और उसकी पत्नी रेबेका जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रहे थे। जब मैं वापस खिड़की की तरफ मुड़ा तो लिन वहां नहीं थी। उसके वहां होने का बस एक ही सबूत बचा था, कांच पर बहती हुई लार की दो लंबी धारियां। मैंने क्रिस और रेबेका को समझाने की कोशिश की कि मैं सुबह उठा तो देखा लिन उनकी खिड़की के बाहर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। वो दोनों शक में थे, और सच कहूं तो कौन नहीं होगा। मैं और क्रिस बाहर खिड़की के सामने वाली जगह पर गए, लेकिन मिट्टी में कोई पैरों के निशान नहीं थे, बस हल्का सा दबाव जैसा निशान था। क्रिस ने अंदाजा लगाया कि शायद किसी जानवर का होगा, और मैंने बहस नहीं की। क्रिस और रेबेका को लगा कि शायद मैंने ये सब सपना देखा होगा, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे, और सच कहूं तो मैं उन्हें समझाने के लिए बहुत थक चुका था। उस दिन मैंने काम से छुट्टी ले ली और अपना फोन बंद कर दिया। मैं लिन का सामना नहीं करना चाहता था। उस वक्त उससे सिर्फ बात करना भी मेरे लिए बहुत भारी लग रहा था। अब मुझे सच में लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया है जो शायद कभी ठीक नहीं होगा। चाहे वो कितने भी वादे करे, हमारी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं होगी। ये सोच मेरे अंदर तक दुख भर देती है। मैंने सुबह का ज्यादातर समय रोते हुए बिताया। दोपहर तक मुझे लगा कि अब मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं, उसे आखिरी बार मौका दूं कि वो खुद को समझा सके। मैंने खुद से कहा, 6 साल के रिश्ते के बाद मैं उसे इतना तो दे ही सकता हूं। मैंने फोन चालू किया और देखा कि उसके दर्जनों मैसेज आए हुए थे, जैसे किसी चिंतित पत्नी के हों। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुमसे प्यार करती हूं, प्लीज मुझे कॉल करो। मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है। क्या तुम जवाब दे सकते हो? बस घर वापस आ जाओ। और भी ऐसे ही कई मैसेज थे। हर मैसेज में वही बात कि वो मुझसे प्यार करती है और चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं, कि वो कितनी परेशान है। लेकिन एक भी मैसेज में उसने अपनी उन पागल हरकतों का जिक्र नहीं किया। उसके मैसेज भी अलग लग रहे थे। वो आमतौर पर सिर्फ मुझे ब्रेड लाने के लिए भी पूरा निबंध लिखकर भेज देती थी। ऐसी अजीब हरकतों के बाद तो आपको लगेगा कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। मुझे पता है कि जो लोग इस सिचुएशन से दूर हैं उन्हें ये सब शायद बचकाना लगे,
लेकिन अगर आपने देखा होता कि लिन मुझे किस तरह देख रही थी, जिस तरह वो किसी जंगली जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर भागकर दूर गई थी, जिस तरह वो अलमारी के अंदर से पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल जायज़ लगती। मैं क्रिस और रेबेका के घर एक और रात रुक गया। मैं कल दोपहर के बाद ही उठा और शुक्र है कि खिड़की से लिन का चेहरा मुझे देखते हुए नहीं दिखा। मैं ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती क्योंकि ये मेरा मामला नहीं है, लेकिन क्या ये लड़ाई ठीक हो सकती है? रेबेका ने पूछा। उसने हम दोनों के लिए लंच में सैंडविच बनाए थे और मुझे समझ आ रहा था वो बिना ज़्यादा दखल दिए इस विषय को छेड़ना चाहती थी। मुझे नहीं पता, बस वो अब बिल्कुल अलग इंसान जैसी लग रही है। मैंने बहुत सोच समझकर शब्द चुनते हुए कहा। मैं अभी भी नहीं चाहता था कि रिबेका या क्रिस को पता चले कि मैं किस हद तक पागलपन झेल चुका था। लोग बदलते हैं बैन, लेकिन वो वही औरत है जिसने तुमसे शादी की थी। शायद तुम्हें बस बैठकर बात करने की जरूरत है। जो भी चल रहा है मुझे यकीन है उसे ठीक किया जा सकता है। रेबेका ने हमेशा की तरह शांति बनाने वाले अंदाज में कहा। मुझे लगता है अब बात उससे आगे निकल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बात करने से कुछ होगा। मुझे अब उस पर भरोसा ही नहीं रहा। ये शब्द कहते हुए मेरे दिल में चुभन सी हुई। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी और मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकता था? हर वक्त डर के साथ जीना कोई अच्छी जिंदगी नहीं लगती। लिन तुमसे प्यार करती है, वो भी बिल्कुल टूट गई होगी, रेबेका ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी परेशान होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा। मैंने उसे कभी इतना परेशान नहीं देखा। वो उस लिन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे मैं जानती हूं। रेबेका ने दुखी होकर सर हिलाते हुए कहा। उसकी बात समझने में मुझे पूरा 1 मिनट लगा और जब समझ आई तो मेरे अंदर डर रेंगता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उसे देखा? तुमने लिन को देखा? मैंने पूछा। मेरा मुंह अचानक सूख गया था। रेबेका ने नॉर्मल तरीके से सर हिलाया, जैसे ये कोई डरावनी बात ही ना हो। शायद उसके लिए नहीं थी। वो आज सुबह आई थी, क्रिस के काम पर जाने के थोड़ी देर बाद। रेबेका मेज से प्लेटें उठाते हुए बोली। हालांकि मैंने उसकी कार नहीं देखी, शायद वो ऊबर से आई होगी। उसने क्या कहा? क्या वो अंदर आई थी? मैंने पूछा और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैं इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी कोने में कोई शिकारी छिपा बैठा हो। नहीं, उसने बस पूछा कि क्या तुम जाग गए हो? मैंने कहा कि नहीं। मैंने पूछा कि क्या वो तुम्हें जगाना चाहती है, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा उसे सोने दो, बस इतना ही। उसने कुछ और नहीं कहा। नहीं, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में लग रही थी, जैसे कई दिनों से सोई ही ना हो। मुझे लगता है तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। मैं मेज से उठा और रेबेका को लंच के लिए धन्यवाद कहा। यह जानकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम वो घर के अंदर नहीं आई थी। फिर भी मुझे दोबारा चेक करना था कि दरवाजे लॉक हैं या नहीं। मैं कुछ देर बैठा रहा, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या करना चाहिए। मैं घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए। आखिरकार मैंने उससे वादा किया था कि बीमारी और सेहत हर हालत में उसका साथ दूंगा, और साफ था कि वो बहुत बीमार थी। अगर वो सच में बीमार थी, और मुझे पूरा यकीन था कि वो थी, तो मुझे उसकी मदद करनी ही चाहिए। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करूं। मैं पुलिस को कॉल नहीं करना चाहता था, और वैसे भी मैं उन्हें क्या बताता कि मेरी पत्नी मुझे झांक कर देखती है, कि वो अजीब और डरावनी हरकतें करती है। भले ही वो कितनी भी अजीब हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया था, कम से कम अभी तक तो नहीं। पुलिस भी शायद यही कहती कि मैं जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन यह कोई साधारण मजाक नहीं था। यह सब बहुत गलत लग रहा था।
इनफैक्ट खतरनाक भी लग रहा था, जैसे उसकी उस मुस्कान के पीछे कुछ बहुत डरावना छिपा हुआ हो। मुझे पता था कि एक पति होने के नाते मुझे उसे मानसिक इलाज के लिए भर्ती करवाने का पूरा अधिकार है, लेकिन अगर डॉक्टरों के सामने वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगे तो वो तो साफ तौर पर रेबेका को भी ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गई थी कि वो बस एक चिंतित पत्नी है। अगर डॉक्टरों को उसमें खुद के लिए या दूसरों के लिए कोई खतरा ना दिखे तो उन्हें 72 घंटों बाद उसे छोड़ना ही पड़ेगा। मैं पूरी तरह उलझा हुआ और थका हुआ महसूस कर रहा था, तो मैंने वही किया जो मेरी जगह कोई भी पति करता। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ मैरियाना और मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। हमने कभी झगड़ा वगैरह नहीं किया था, बस वो बहुत गर्मजोशी वाली इंसान नहीं थी और उनके साथ घुलना मिलना भी आसान नहीं था। वो शायद ही कभी मुस्कुराती थी, और जब मुस्कुराती भी थी तो सिर्फ उनके होठ हल्के से खिंचते थे। उनकी आंखें बिल्कुल खाली रहती थी। उनके आसपास हमेशा ऐसा माहौल लगता था जैसे वो हर समय किसी से भिड़ने के लिए तैयार हों। मैं उनसे सिर्फ 2 बार मिला था, और दोनों बार बहुत थोड़े समय के लिए। मुझे हमेशा यही लगा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए मैं पसंद नहीं था। मैं उस औरत से दूर रहकर खुश था, लेकिन अब मुझे उनकी मदद चाहिए थी। मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे किसी से तो बात करनी ही थी, और लिन को मुझसे बेहतर शायद वही जानती थी। इसलिए मैंने दांत भींचे और जो करना था वो किया। हाँ, बोलो। उन्होंने फोन उठाते ही कहा, और उनकी आवाज में पहले से ही झुंझलाहट थी। मैरियाना, मैं बेन बोल रहा हूं। क्या आपके पास बात करने के लिए 1 मिनट है? मुझे फोन पर उनकी झुंझलाहट भरी जीभ की आवाज सुनाई दी। मैं अभी कुछ चेक लिख रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरी लगता है तो मैं 1 मिनट दे सकती हूँ। बताओ बेंजामिन, तुम्हें क्या बात करनी है? उन्होंने बड़े ठंडे लहजे में कहा, ये लिन के बारे में है। वो हाल में बहुत अजीब तरह से व्यवहार कर रही है, और मैं सोच रहा था कि क्या आपको किसी। लेकिन उन्होंने तुरंत मेरी बात काट दी। तुम्हारी बिखरी हुई बातें समझना थोड़ा मुश्किल है बेंजामिन। साफ साफ बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुझे लगभग दिख रहा था कि वो अपने पतले स्वेटर और स्लैक्स पहने खड़ी होगी और मेज पर अपने नाखूनों से थपथपा रही होगी। मैं बस यही जानना चाहता था कि क्या आपने कभी उसके किसी अजीब व्यवहार को नोटिस किया है, या शायद कोई मानसिक समस्या को। फोन पर एक लंबी असहज खामोशी छा गई, और मुझे समझ नहीं आया कि वो बस सोच रही थी या कुछ और कर रही थी। कुछ सेकंड्स बाद आखिरकार वो फिर से बोली, मुझे नहीं पता ये तुम्हारा कोई मजाक है या नहीं बेंजामिन, लेकिन अगर है तो मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे काम करना है, तो अगर तुम्हें बुरा न लगे। वो अभी बोल ही रही थी कि मैंने उन्हें बीच में टोक दिया। मैरियाना, यह मजाक नहीं है। मुझे सच में लिन की मानसिक हालत की चिंता है। उसका व्यवहार हाल में बहुत अजीब हो गया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, और मैंने सोचा कि उसकी मां होने के नाते आपको भी होगी। मेरी आवाज में झुंझलाहट साफ सुनाई दे रही थी। अगर तुम्हें सच में चिंता है तो किसी डॉक्टर से मिलो। मुझे नहीं पता तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो। उन्होंने झुंझला कर कहा। मुझे लग रहा था कि वो अगले ही पल फोन काटने वाली है, और पता नहीं क्यों मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो जितना बता रही हैं उससे कहीं ज्यादा जानती हैं। प्लीज मैरियाना, अगर मेरे लिए नहीं तो लिन के लिए ही सही। मैंने कोशिश की। मुझे फोन पर उनकी हल्की कांपती हुई सांस सुनाई दी, जैसे वो अपनी सख्त छवि बनाए रखने की कोशिश कर रही हूं। मैरियाना, क्या हुआ? बेंजामिन, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या बताऊं। मेरी बस यही सलाह है कि तुम किसी प्रोफेशनल से मदद लो, और यहाँ दोबारा फ़ोन मत करना।
गुड बाय। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं उस कॉल के बारे में सोचता रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि उन्होंने मेरी मदद करने से मना क्यों कर दिया। भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करना चाहती थी। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने पूरी बातचीत को बार बार अपने दिमाग में दोहराया, ये सोचते हुए कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया हो। कुछ देर बाद मैं लगभग हार मान चुका था और तभी मुझे उनकी आखिरी बात याद आई, किसी प्रोफेशनल से मदद लो। उन्होंने ये शब्द थोड़ी जल्दबाजी और जोर देकर कहे थे। हो सकता है मैं बस बेकार के संकेत ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो शब्द कहते समय उनकी आवाज़ हल्की सी बदल गई थी, जैसे वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन उनका मतलब क्या था? मैंने सोचा कि शायद वो डॉक्टर की बात कर रही थी, लेकिन शायद वो किसी और की तरफ इशारा कर रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसका नाम वो किसी कारण से सीधे नहीं लेना चाहती थी। या शायद मैं ही हद से ज़्यादा बेचैन था। मैं क्रिस के घर लौटने का इंतज़ार करता रहा और फिर उसके और रेबेका के साथ एक लंबी और थकाने वाली बातचीत के बाद मैं उन्हें यकीन दिला पाया कि लिन को सच में मनोचिकित्सक की मदद की ज़रूरत है। मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया। मैं अभी सब विस्तार से बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें हमारी आखिरी मुलाकात के बारे में बताया कि कैसे वो बाथरूम में छिपी हुई थी और अलमारी से मुझे झांक कर देख रही थी। वो दोनों साफ तौर पर हैरान थे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया। वो भी बस उसकी मदद करना चाहते थे। फिर भी उन्हें यह इतना गंभीर नहीं लगा। अजीब लगा, लेकिन खतरनाक नहीं लगा। वो बस यही कहते रहे कि लिन शायद कोई अजीब मजाक कर रही है, शायद यूट्यूब के लिए या शायद व्यूज़ के लिए। क्रिस का कहना था कि पुलिस को शामिल करना चाहिए। उसने कहा कि वो मेरे साथ चलेगा और मैंने तुरंत उसकी बात मान ली। उसका मानना था कि लिन से शांति से बात करके और उसे खुद से मदद के लिए मनाने की कोशिश करना सबसे अच्छा तरीका होगा। मैंने तय किया कि हम उसी के तरीके से करेंगे। कम से कम मुझे उस घर में अकेले तो नहीं जाना पड़ेगा। हम आज सुबह नाश्ते के बाद वहां पहुंचे। मैं रात में वहां जाने का जोखिम बिल्कुल नहीं लेने वाला था। जैसे ही हमने गाड़ी ड्राइववे में लगाई, मेरा पेट घबराहट से मचलने लगा। उसकी कार वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। सामने का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और एक पल के लिए मुझे लगा कि उस गैप से उसकी आंखें हमें घूरती हुई दिखाई देंगी। मैं कांप रहा था और मुझे पसीना आने लगा था, लेकिन क्रिस बिल्कुल नॉर्मल था। वो हाथ जेब में डाले हुए बस मेरा दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे उसकी बेफिक्री से जलन हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और तुरंत ही सड़ांत की बदबू ने मुझे घेर लिया। क्रिस ने भी वो बदबू महसूस की और नाक सिकोड़ते हुए मेरे पीछे घर में अंदर आया। तुम लोग कभी घर में साफ सफाई नहीं करते क्या? क्रिस बड़बड़ाया। मैंने उसे चुप रहने को कहा और मेरी आंखें हर तरफ लिन के किसी भी निशान को ढूंढ रही थी। सुबह के 10 बजे थे, लेकिन घर अंदर से बिल्कुल अंधेरा और डरावनी खामोशी से भरा हुआ था। सभी पर्दे कसकर बंद थे, जैसे धूप को अंदर आने से रोक रहे हों। अगर मैं 2 दिन पहले ही यहां से ना गया होता तो मुझे लगता है ये घर महीनों से खाली पड़ा है। हम हर कमरे में धीरे धीरे गए, हर उस जगह को ध्यान से देखते हुए जहां वो छिप सकती थी, और बीच बीच में उसका नाम भी पुकारते रहे। आखिरकार क्रिस ने पूछा, तुम सोफे के नीचे क्या ढूंढ रहे हो? क्या हम तुम्हारी पत्नी को नहीं ढूंढ रहे? वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं बेवकूफ़ हूं। मैंने उसे धीरे से कहा कि चलो ऊपर चलते हैं। उसने सर हिलाया, लेकिन फिर भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गया ताकि बाथरूम और गेस्ट रूम चेक कर सके। सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरे जूते कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चरमराए, जो कुछ सीढ़ियों पर बिखरे हुए थे। मैंने देखा कि सीढ़ियों के पास दीवार पर लगी हमारी शादी की तस्वीर टूट चुकी थी। उसका फ्रेम टेढ़ा लटक रहा था
और कांच पूरी तरह टूट चुका था। मैं उस तस्वीर को देखता रहा और मेरे गले में एक गांठ सी बनने लगी। वो तस्वीर चर्च से निकलने के ठीक बाद ली गई थी, जब हमने अपनी शादी की कस्में ली थी। वो अपने सफ़ेद गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं लिन के खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वही चेहरा एक दिन मेरे लिए डर का कारण बन जाएगा। हमने बाकी सीढ़ियां चढ़ी और गेस्ट रूम चेक किया, लेकिन वहां सब कुछ नॉर्मल था। बाथरूम में जाने से मुझे डर लग रहा था। उस रात का डर अचानक वापस आ गया था। क्रिस ने यह नोटिस किया और कहा कि वो अकेले अंदर जाकर देख लेगा, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। इसलिए हम दोनों साथ में अंदर गए और अलमारी और शावर चेक किया। बाथरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस रात के बाद किसी ने उसे छुआ तक नहीं हो। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है बैन। तुम कुछ कपड़े पैक कर लो, हम कल फिर से आकर देख लेंगे, क्रिस ने कहा। मैंने सर हिलाया और अपने बेडरूम में जाकर कुछ कपड़े जल्दी जल्दी एक डफल बैग में भरने लगा। जब मैंने हमारी अलमारी खोली तो मुझे उस बदबू का कारण दिख गया और मेरा जी मिचलाने लगा। क्रिस ने एक नज़र देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह उस दृश्य और बदबू से दूर रहने के लिए सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं सदमे में अलमारी के अंदर पड़े उस दृश्य को देखता रह गया। कालीन में धसी हुई कम से कम 1 दर्जन आंखें पड़ी थी, जिन्हें बहुत सलीके से जोड़ों में सजाया गया था। कुछ सिक्के जितनी बड़ी थीं और कुछ कंचे जितनी छोटी। मैं उन आंखों को देखता रहा जो उसने छोटे जानवरों से इकट्ठी की थी, और ये सोचकर ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई कि उसने उन्हें कैसे हासिल किया होगा। मुझे लगता था बेका की जूतों की आदत ही खराब है, लेकिन कमाल है, तुम्हारी पत्नी तो यहाँ आंखों की पुतलियां इकट्ठा कर रही है, क्रिस ने घिन से कहा। बैन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा जी मिचला रहा है। मैंने अपना डफल बैग उठाया और अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे किसी नए डरावने सपने को बंद कर रहा हूँ। मैं हॉल में आया और गहरी सांस ली। मुझे अपनी जीभ पर सड़ांध का स्वाद महसूस हो रहा था और मैं फिर से उल्टी जैसा महसूस करने लगा। भला कौन अपनी अलमारी में आंखें इस तरह सजा कर रखता है, क्रिस ने बुदबुदा कर कहा। मैंने तुम्हें बताया था कि उसे मदद की ज़रूरत है। उसे मदद नहीं चाहिए बैन, उसे तो किसी पादरी की ज़रूरत है। तुम आ रहे हो या नहीं? मैं ये बदबू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए और उसकी आंखें डर से फैल गईं। मैंने उससे नहीं पूछा क्यों। मुझे खुद महसूस हो गया था कोई मुझे देख रहा था, और मुझे नहीं लगता था कि वो अलमारी में पड़ी आंखें थीं। मैं धीरे धीरे मुड़ा और मेरी आंखें पूरे बेडरूम को देखने लगी। मैंने फुसफुसाकर हे भगवान कहा, क्योंकि आखिरकार मुझे वो चीज़ दिख गई जो हमसे छूट गई थी। बिस्तर के नीचे करवट लेकर गोल सी सिमटी हुई हमें उसी उत्साह से देख रही थी जैसे क्रिसमस की सुबह कोई बच्चा देखता है, और वो मेरी पत्नी थी। उसने अपनी दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे जोड़ रखी थी और वो उत्साह से कांप रही थी। अब जब उसे पता चल गया था कि हम उसे देख चुके हैं, तो मुझे उसके हल्के हल्के अजीब से स्वर सुनाई देने लगे। उसके गले से हिचकी जैसी आवाज़ निकल रही थी, जैसे उत्साह उससे संभल नहीं रहा था। कम से कम इतना कहना काफ़ी होगा कि यह बहुत डरावना था। उसकी आंखें चौड़ी थी और वही बड़ी डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मेरे अंदर की हर आवाज़ कह रही थी कि भाग जाओ, लेकिन मैंने उस ख्याल को दबा दिया। वो मेरी पत्नी थी, चाहे वो कितनी भी बदल चुकी हो, फिर भी वो वही औरत थी जिससे मैंने शादी की थी। मुझे उसकी मदद करनी ही थी। लिन, मैंने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका सर 2 छोटे छोटे झटकों में आगे पीछे हिला, जैसे वो सर हिला रही हो। जान, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ऐसा करने दोगी? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया,
जैसे किसी खतरनाक जानवर के करीब जा रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं लिन, मैंने धीरे से कहा और एक कदम और आगे बढ़ा। उसके खुले हुए मुंह से एक छोटी सी कराह निकली और मुझे खुद को भागने से रोकना पड़ा। उसके कंधे कांपने लगे और उसकी आंखें प्लेट जितनी बड़ी हो गईं। मैं नीचे झुक गया ताकि उसे ठीक से देख सकूं और तभी मुझे खून दिखाई दिया। उसके हाथ खून से लथपथ थे। जैसे जैसे मैं पास आया उसके हाथ और ज्यादा कांपने लगे, जैसे वो खुद को मुश्किल से रोक पा रही हो। लिन, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुमसे खून बह रहा है। उसने फिर से सर हिलाया और उसकी खून से सनी उंगलियां ऊपर नीचे ऐसे हिल रही थीं जैसे वो कोई अदृश्य पियानो बजा रही हो। कभी कभी वो उसकी ठोड़ी को छू जाती और उसकी त्वचा पर खून के निशान छोड़ देती। मेरा मन घिन से पीछे हटने का हो रहा था। उसके शरीर से ऐसी बदबू आ रही थी कि सहना मुश्किल था। मुझे महसूस हो रहा था कि उल्टी गले तक आ रही है। उसके होंठ सूखे और खिंचे हुए थे और उनके दरारों से खून रिस रहा था। मुझे पता था कि वो खुद बाहर नहीं आएगी, लेकिन मैं उसे उस हालत में भी छोड़ नहीं सकता था। मैं थोड़ा और पास खिसका और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उत्साहित हिचकी जैसी आवाजें और तेज हो गईं और उसके हाथ कांपने लगे, उंगलियां मुड़ने लगीं। तभी मैंने देखा कि उसकी उंगलियों के बीच से खून रिस रहा था। हे भगवान लिन, तुम्हारा खून बह रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे छूने से पहले ही उसका हाथ मेरी तरफ झपट पड़ा। मेरे हाथ में तेज दर्द उठा और मैं पीछे गिर पड़ा। मेरा हाथ जल रहा था और खून कालीन पर टपक रहा था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में कांच का बड़ा टुकड़ा था। अंदर सब ठीक है ना बैन? क्रिस ने पीछे से पूछा। मैंने थोड़ा सर घुमाया और अपना घायल हाथ सीने से लगाए हुए उसे इशारे से हाँ कहा। जब मैं फिर से लिन की तरफ मुड़ा तो देखा कि उसका ध्यान बदल चुका था। अब वो मुझे नहीं देख रही थी और अब वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी। वो मेरे पीछे देख रही थी। उसकी आंखें क्रिस पर ऐसे टिकी थी जैसे भूखा शेर किसी हिरन को देखता है। उसका मुंह अब भी खुला हुआ था, लेकिन अब वो एक गुर्राहट जैसी शक्ल में मुड़ा हुआ था। मैं खड़ा हुआ और हॉल में पीछे की तरफ चलते हुए उससे नजर हटाने की हिम्मत नहीं की। बेन, क्या तुम्हारा खून बह रहा है? क्रिस ने पूछा। जैसे ही उसने ये कहा, लिन तेजी से बिस्तर के नीचे से बाहर निकलने लगी। उसके हाथ में अब भी कांच का टुकड़ा था। क्रिस, भागो, जल्दी से जाओ यहां से, मैं चिल्लाया। शायद वो डर से हिल नहीं पाया, क्योंकि अगले ही पल मेरी पीठ उससे टकराई। वो अभी भी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था, मेरी पत्नी के उस भयानक रूप को देख रहा था। लिन पूरी तरह बिस्तर के नीचे से निकल चुकी थी और बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से मुड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर तनाव से कसा हुआ था। उसकी उंगलियों से खून बहकर फर्श पर गिर रहा था। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर क्रिस को सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया। लिन ने तेज झटकों में सर हिलाया और फिर मुस्कुराने लगी। उसका मुंह इतना चौड़ा खुल गया कि उसकी ठोड़ी लगभग सीने को छूने लगी। मैंने क्रिस को धीरे से प्रार्थना करते सुना और फिर वो सीढ़ियां उतरकर भाग गया। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा रह गया। एक तरफ उस औरत के लिए प्यार था जिसे सच में मदद की जरूरत थी, और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने की इच्छा थी। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैंने आंसू रोकते हुए कहा। उसकी आंखें फिर से मुझ पर टिक गईं और उसने धीरे धीरे कांच का टुकड़ा उठाकर अपने सामने कर लिया और फिर वो पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी थी। शुक्र है कि मेरा शरीर खुद ही प्रतिक्रिया दे गया और मैं 2-3 सीढ़ियां एक साथ पार करता हुआ नीचे भाग गया। मैं सामने के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसने पीछे से मेरी पीठ पर छलांग लगा दी।
उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों तरफ थी और उसका खुला मुंह मेरे कान के पास था, जिससे उसकी वही भयानक हिचकी जैसी आवाजें बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। मैंने उसे झटक कर नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो गिरी, मेरी पीठ में तेज दर्द उठा, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोलकर सीधे अपनी कार की तरफ दौड़ लगा दी। क्रिस सामने लॉन में खड़ा था और पुलिस को फ़ोन कर रहा था। मैंने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी कार में कूदकर बैठ गया। क्रिस समझ गया और 911 पर बात करते हुए मेरे साथ कार में बैठ गया। मैं रियर व्यू मिरर में देखता रहा। मुझे यकीन था कि वो हमारे पीछे दौड़ती दिखाई देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सीधे अस्पताल गया और मेरे हाथ में 11 और पीठ पर 3 टाँके लगे। पुलिस ने बहुत सवाल पूछे और घर की तलाशी लेने गई, लेकिन लिन वहाँ नहीं थी। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं कुछ समय के लिए किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ रहूं और जल्द से जल्द रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगवाऊं, लेकिन मुझे पता था इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बस पता था। मैंने क्रिस को उसके घर छोड़ा और 1 घंटे दूर एक होटल में आ गया। मैं अपने और लिन के बीच जितनी दूरी बना सकता था, बनाना चाहता था। पिछले 4 घंटे से मैं यही हूं। मैंने सोचा था शायद पुलिस उसे ढूंढ लेगी, शायद उसे वो मदद मिल जाएगी जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 40 मिनट पहले मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें बस 5 शब्द लिखे थे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। और साथ में एक तस्वीर थी। तस्वीर अंधेरी और धुंधली थी, लेकिन मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या है। उसमें मेरी पत्नी की आंख साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसी के तुरंत बाद ये सब लिखना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। मैं अकेला हूँ और डरा हुआ हूँ, और मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है।